नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से खास छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए कुछ ऐसे ही जानकारी की ओर। पहला, दोस्तों क्या आप मिलोनियर इंडियन विलेज के बारे में जानते हैं? भारत के इस गांव में रहने वाला हर आदमी एक करोड़पति है। मिलेनियर इंडियन विलेज, इस गांव की किस्मत यहाँ के लोगों ने खुद लिखी है। साल 1990 में यहाँ 90% गरीब परिवार रहते थे। यहाँ पर पीने के लिए भी पानी नहीं था, लेकिन गांव की किस्मत बदल गई। इस कामयाबी की कहानी दिलचस्प है। इस गांव में महज 365 परिवार रहते हैं। इनमें से 80% से ज्यादा करोड़पति है। जी हाँ दोस्तों, करोड़पति। यह गांव महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। इसका नाम हिवारे बाजार गांव है। इस गांव की किस्मत यहाँ के लोगों ने खुद लिखी है। साल 1990 में यहाँ 90% गरीब परिवार रहते थे। यहाँ पर पीने के लिए भी पानी नहीं था, लेकिन गांव की किस्मत बदल गई। इस कामयाबी की कहानी दिलचस्प है। इस गांव में महज 305 परिवार रहते हैं। इनमें से 80% से ज्यादा करोड़पति है। इस गांव की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ पर एक भी मच्छर नहीं है। इस गांव में न पानी की कमी है और न ही हरियाली की। गर्मियों में इस गांव का तापमान आसपास के गांव के मुकाबले 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। गांव में 50 से ज्यादा परिवार की वार्षिक आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है। गांव की प्रति व्यक्ति आय देश के लिए 10% ग्रामीण क्षेत्रों के औसत आय की 2 गुनी है, यानी पिछले 15 वर्षों में औसत आय 20 गुनी हो गई है। 1995 में 180 में से 168 परिवार गरीबी रेखा के नीचे थे। वहीं साल 1998 के सर्वेक्षण में यह संख्या 53 हो गई। अब यहाँ केवल 3 परिवार इस श्रेणी में हैं। गांव ने गरीबी रेखा के लिए अपने अलग मानदंड तय किए हैं। जो लोग इन मानदंडों में प्रति वर्ष 10,000 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते, वे इस श्रेणी में आते हैं। पहले इस गांव में गरीबी थी, लोग परेशान रहते थे। गांव में पर्याप्त पानी तक नहीं था, लेकिन इस गांव के सरपंच पोपटराव पवार का नाम देश के उन लोगों में गिना जाता है जिन्होंने अपनी बदौलत पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। आसपास के लोग अब उनसे सीख लेकर खेती किसानी में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। देश को पहले हिवरे बाजार में भी दूसरे गांवों की तरह खुशहाल था। 1970 के दशक में ये गांव अपने हिंद केसरी पहलवानों के लिए प्रसिद्ध था, मगर हालात बिगड़ते ही चले गए। हिवरे बाजार 80 से 90 के दशक में भयंकर सूखे से जूझा। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं बचा। कुछ लोग अपने परिवार के साथ पलायन कर गए। गांव में महज 93 कुएं थे। जल स्तर भी 82 से 110 फीट पहुंच गया, लेकिन फिर लोगों ने खुद को बचाने की कवायद शुरू की। साल 1990 में एक कमेटी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई। इसके तहत गांव में कुएं खोदने और पेड़ लगाने का काम श्रमदान के जरिए शुरू किया गया। इस काम में महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत फंड मिला, जिससे काफी मदद मिली। साल 1994 से 95 में आदर्श ग्राम योजना आई, जिसने इस काम को और रफ्तार दे दी। इसके बाद कमेटी ने कुछ सख्त कदम उठाए। कमेटी ने गाँव में उन फसलों को बैन कर दिया जिनमें ज्यादा पानी की जरूरत थी। अब गांव में जल स्तर 30 से 35 फीट पर आ गया है। वहीं गांव में अब 340 कुएं हैं। दूसरा, दोस्तों जिस दिन आइलैंड की महिलाएं हड़ताल पर चली गई, जरा सोचिए आपकी घर गृहस्थी संभालने वाली महिलाएं अगर एक दिन के लिए हड़ताल पर चली जाए तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, 40 साल पहले आइलैंड की महिलाएं हड़ताल पर चली गई। उन्होंने एक दिन के लिए काम करने का, खाना बनाने और बच्चों की देखभाल करने से मना कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने देश में महिलाओं को देखने के तरीकों को बदल दिया और आइलैंड को समानता की लड़ाई में सबसे आगे रखने में मदद की। जब रोनाल्ड रीगन अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो आइलैंड का एक छोटा लड़का नाराज हो गया। वह राष्ट्रपति नहीं हो सकता। वह एक आदमी है। जब उसे टेलीविजन पर समाचार देखा तो उसने अपनी माँ से कहा, यह नवंबर 1980 का था और एक तलाकशुदा एकल माँ विग्डिस विनबोगाडाटिर ने उस गर्मियों में आइलैंड का राष्ट्रपति पद जीता था।
लड़के को यह नहीं पता था, लेकिन विगडिस यूरोप की पहली महिला राष्ट्रपति थी और दुनिया की पहली महिला थी जिन्हें लोकतांत्रिक रूप से राज्य के प्रमुख के रूप में चुना गया था। कई और आइलैंडिक बच्चे यह मानते हुए बड़े होंगे कि राष्ट्रपति बनना एक महिला का काम था, क्योंकि विगडिस ने 16 साल तक इस पद को संभाला, साल जो आइलैंड को दुनिया के सबसे नारीवादी देश के रूप में जाना जाता है। लेकिन विगडिस ने जोर देकर कहा कि वह कभी भी राष्ट्रपति नहीं होती अगर यह एक धूप दिन 24 अक्टूबर 1975 की घटनाओं के लिए नहीं होता, जब देश की 90% महिलाओं ने हड़ताल पर जाकर अपने महत्व का प्रदर्शन करने का फैसला किया। ऑफिस जाने, घर का काम या बच्चों की देखभाल करने के बजाय वे हजारों की तादाद में सड़कों पर निकले ताकि पुरुषों के बराबर अधिकारों के लिए रैली की जा सके। इस आइलैंड में महिला दिवस के रूप में जाना जाता है और विगडिस इसे वाटरशेड पल के रूप में देखता है। उस दिन जो हुआ वो आइलैंड में महिलाओं की मुक्ति के लिए पहला कदम था। वह कहती है, इसने देश को पूरी तरह से पंगु बना दिया और कई पुरुषों की आंखें भी खोल दी। बैंकों, कारखानों और कुछ दुकानों को बंद करना पड़ा, जैसा कि स्कूलों और नर्सरी ने किया। कई पिताओं के पास अपने बच्चों को काम पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अपने कार्यस्थलों में अति उत्साही बच्चों को भीड़ का मनोरंजन करने के लिए पुरुषों द्वारा खुद को मिठाई और रंग भरने वाली पेंसिल से लैस करने की खबरें थी। सॉसेज पकाने में आसान और बच्चों के साथ लोकप्रिय इतनी मांग थी कि दुकानें बिक गई। यह कुछ पिताओं के लिए आग का बपतिस्मा था, जो उस दिन को दिए गए दूसरे नाम की व्याख्या कर सकता है, लॉन्ग फ्राइडे। विगडिस कहते हैं, हमने बच्चों की पृष्ठभूमि में खेलते हुए सुना, जबकि समाचार वाचक रेडियो पर समाचार पढ़ते थे। यह सुनना बहुत अच्छी बात थी, यह जानकर कि पुरुषों को हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि रेडियो प्रसारण ने देश के दूरदराज के इलाकों में परिवार को यह पता लगाने के लिए बुलाया था कि कितनी ग्रामीण महिलाएं दिन की छुट्टी ले रही है। फोन का जवाब अक्सर उन पतियों द्वारा दिया जाता था जो बच्चों की देखभाल के लिए घर पर रहते थे। जैसा कि मैंने रेक्जाविक में अपने घर में विगडिस से बात की, उसकी गोद में रेक्जाविक के डाउनटाउन स्क्वायर में रैली की एक फ्रेम की हुई श्वेत श्याम तस्वीर है। विगडिस, उसकी माँ और 3 साल की बेटी 25,000 महिलाओं के समुद्र में कहीं है, जो गाने, भाषण सुनने और क्या किया जा सकता है इस बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुई थे। यह सिर्फ 2,20,000 निवासियों की एक द्वीप के लिए एक विशाल मतदान था। उस समय वह रेक्जाविक थिएटर कंपनी की कलात्मक निदेशक थी और उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ड्रेस रिहर्सल छोड़ दिया, जैसा कि उन महिलाओं और सहयोगियों ने किया था। विगडिस कहते हैं, इस सब में जबरदस्त शक्ति थी और धूप में चौक पर खड़ी उन सभी महिलाओं के बीच एकजुटता और शक्ति की एक बड़ी भावना थी। एक ब्रॉस बैंड ने शोल्डर टू शोल्डर की थीम ट्यून बजाई, एक बीबीसी टेलीविजन श्रृंखला जो सफ्रागेट आंदोलन के बारे में थी, जो उस वर्ष के शुरू में आयरलैंड में प्रसारित हुई थी। तो दोस्तों, इस तरह से 1975 में महिलाएं, आयरलैंड की महिलाएं सड़क पर उतर गई अपना महत्व बताने के लिए। तीसरा, दोस्तों, क्या आप समुद्रयान मिशन के बारे में जानते हैं? पहली बार भारत समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में मानव भेजेगा। जी हाँ दोस्तों, गहरे पानी के दिल में क्या है, यह खोजने के लिए भारत सरकार जल्द ही समुद्रयान नामक मेगा महासागर मिशन शुरू करेगी। इस मिशन के साथ भारत, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों के एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा, जिसके पास उप समुद्री गतिविधियों को करने के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन होंगे। यहाँ आपको भारत के पहले समुद्रयान मिशन के बारे में जानने की जरूरत है। समुद्र का मतलब अंग्रेजी में ओशन होता है। मेगा मिशन महासागर समुद्र में से संबंधित है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र की खोज के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों का एक सूट के साथ समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक 3 मनुष्यों को ले जाने के लिए एक स्वचालित मानव पनडुब्बी विकसित करना है। स्वदेशी रूप से विकसित मात्र 6000 मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन है। यह गहरे समुद्र की खोज करने में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की सुविधा प्रदान करेगा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इसकी परिचालन अवधि 12 घंटे और आपात स्थिति में 96 घंटे है। मानव युक्त सबमर्सिबल वैज्ञानिक
कर्मियों को सीधे हस्तक्षेप से गहरे समुद्र के अस्पष्टीकृत क्षेत्रों को देखने और समझने की अनुमति देगा। भारत सरकार ने अक्टूबर 2021 में समुद्रयान मिशन लॉन्च किया था। समुद्री अन्वेषण पहल की शुरुआत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उल्लेख किया, यह विशिष्ट तकनीक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को गैर जीवित संसाधनों जैसे पॉलीमेटेलिक, मैग्नीज, नोड्यूल्स, गैस, हाइड्रो के गहरे समुद्र में अन्वेषण करने में सुविधा प्रदान करेगी। थर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट 1000 और 5500 मीटर के बीच की गहराई पर स्थित है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान ने 6000 मीटर की गहराई से संचालित रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और विभिन्न अन्य पानी के नीचे के उपकरणों का विकास किया है। मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रारंभिक डिजाइन पूरा हो गया है। मानवयुक्त सबमर्सिबल शोधकर्ताओं के लिए प्रत्यक्ष भौतिक उपस्थिति का अनुभव प्रदान करता है और बेहतर हस्तक्षेप क्षमता रखता है। उन्नत समुद्र तलीय प्रौद्योगिकियों के साथ मानवयुक्त पनडुब्बियों के कुछ महत्वपूर्ण उपप्रणालियों में टीआई मिश्र धातु कार्मिक क्षेत्र का विकास, संलग्न स्थान में मानव समर्थन और सुरक्षा प्रणाली, कम घनत्व वाले उछाल वाले मॉड्यूल और गिट्टी और ट्रिम सिस्टम शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, आईआईटीएम और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इस मिशन में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। केंद्र ने 5 साल के लिए 4077 करोड़ रुपए की कुल बजट में डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी थी। 3 वर्षों के लिए पहले चरण की अनुमानित लागत 2823.4 करोड़ रुपए होगी। चौथा, दोस्तों, आज तक आप सबसे कठोर धातु कौन सा है इसके बारे में जानते थे कि हीरा है, बट ऐसा नहीं है। लोन्सडेलिट एक ऐसा धातु है जो कि हीरे से भी ज्यादा कठोर है, जिसे क्रिस्टल संरचना के संदर्भ में हेक्सागोनल हीरा भी कहा जाता है। पारंपरिक हीरे के क्यूबिकल जाली के विपरीत हेक्सागोनल जाली के साथ कार्बन का एक आवंटन है। यह प्रकृति में उल्का पिंड के मलबे में पाया जाता है। जब ग्रेफाइट युक्त उल्काएं पृथ्वी से टकराती है तो अत्यधिक गर्मी और प्रभाव का तनाव ग्रेफाइट को हीरे में बदल देता है, लेकिन ग्रेफाइट के हेक्सागोनल क्रिस्टल जाली को बरकरार रखता है। लोन्सडेलाइट की पहली बार 1967 में कैनियन डियाब्लो उल्कापिंड से पहचान की गई थी, जहां यह साधारण हीरे से जुड़े सूक्ष्म क्रिस्टल के रूप में होता है। यह पारभासी और भूरा पीला है और इसमें 2.40 से 2.41 का अपवर्तन सूचकांक और 3.2 से 3.3 का विशिष्ट गुरुत्व है। कंप्यूटेशनल सिमुलेशन के अनुसार इसकी कठोरता सैद्धांतिक रूप से घन हीरे से बेहतर है, लेकिन प्राकृतिक नमूने ने मूल्यों की एक बड़ी श्रृंखला के माध्यम से कुछ हद तक कम कठोरता का प्रदर्शन किया। इसका कारण जाली दोषों और अशुद्धियों से छलनी किए गए नमूनों के कारण होने का अनुमान लगाया गया है। उल्कापिंड के जमाव के अलावा हेक्सागोनल हीरे को प्रयोगशाला में एक स्थिर प्रेस में या विस्फोटकों का उपयोग करके ग्रेफाइट को संपीड़ित और गर्म करके संश्लेषित किया गया है। उल्कापिंडों में एकत्र किए गए या प्रयोगशाला में निर्मित अल्प नमूनों की जांच के परिणामों की पारंपरिक व्याख्या के अनुसार लोन्सडेलिट एक हेक्सागोनल यूनिट सेल है जो डायमंड यूनिट सेल से उसी तरह संबंधित है जैसा हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज क्रिस्टल सिस्टम संबंधित है। इसकी हीरे की संरचना को कुर्सी की संरचना में 6 कार्बन परमाणु के इंटरलॉकिंग रिंगों से बना माना जा सकता है। हीरे में सभी कार्बन से कार्बन बॉन्ड दोनों छल्लों की एक परत के भीतर और उसके बीच कंपित संरूपण में होते हैं। इस प्रकार सभी 4 गहन विकर्ण दिशाओं को समतुल्य बनाते हैं, जबकि लोन्सडेलिट में परतों के बीच के बंधन ग्रहण की रचना में है, जो हेक्सागोनल समरूपता के अक्ष को परिभाषित करता है। 5वां, दोस्तों, हमारे वेद, पुराण, इन सभी में मंत्रों का उच्चारण सबसे उचित माना गया है। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं में से एक मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को माना जाता है कि यह बेहद शक्तिशाली है।
जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में गायत्री मंत्र को महामंत्र का नाम दिया गया है। 24 अक्षर वाले इस मंत्र में ईश्वर प्राप्ति की शक्ति समाहित है, लेकिन इस मंत्र का सही तरीके से जाप करना बेहद जरूरी है। यहाँ जानिए गायत्री मंत्र के जाप की विधि और इससे होने वाले फायदों के बारे में। शास्त्रों में गायत्री मंत्र को अत्यंत शक्तिशाली बताया गया है। इसे महामंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र यजुर्वेद मंत्र और ऋग्वेद के छंदों से बना है। कहा जाता है कि इस मंत्र का अर्थ समझकर पूरी एकाग्रता से इसका जाप करने से व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस मंत्र के जिसमें दैवीय शक्ति का आभास होता है। शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह मंत्र सर्वोत्तम है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से बना है। कहा जाता है कि इन 24 अक्षरों में 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियाँ, 24 सिद्धियाँ और 24 शक्ति बीज शामिल है। इस मंत्र के जाप से इन सभी शक्तियों का लाभ और सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इसकी शुद्ध विधि से और नियमानुसार जप करने से जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है। गायत्री मंत्र का अर्थ जानकर ही आप उसकी महिमा को काफी हद तक समझ सकते हैं। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण रूप दुखनाशक, सुख रूप श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देवरूप का ध्यान करना चाहिए। वह ईश्वर हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर प्रेरित करे। वेदों और पुराणों में गायत्री मंत्र जप के 3 श्रेष्ठ समयों का उल्लेख है। सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले का समय सबसे अच्छा होता है। दूसरी बार दोपहर में और तीसरी बार शाम को सूर्यास्त से पहले इसका जप शुरू करें और सूर्यास्त तक करें। इन तीनों समय में आप सही उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसका जप नहीं करना चाहिए। इसका जप केवल मन में ही किया जा सकता है। इसके जाप के दौरान कुश के आसन पर बैठकर पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करके तुलसी या चंदन की माला से जप करें। सफलता शक्ति, पराक्रम शक्ति, पालन पोषण शक्ति, कल्याण शक्ति, योग शक्ति, प्रेम शक्ति, धन शक्ति, तेज शक्ति, रक्षा शक्ति, बुद्धि शक्ति, दमन शक्ति, वफादारी शक्ति, धारण शक्ति, जीवन शक्ति, गरिमा शक्ति, तप शक्ति, शांति शक्ति, आह्वान शक्ति, उत्पादक शक्ति, रस शक्ति, आदर्श शक्ति, साहस शक्ति, विवेक शक्ति और सेवा शक्ति। गायत्री मंत्र में ये 24 शक्तियां समाहित है। यदि गायत्री मंत्र का नियमित जाप किया जाए तो क्रोध शांत होता है और व्यक्ति को तनाव और चिंता जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहतर होती है और करियर ग्रोथ अच्छी होती है। समाज में सम्मान बढ़ता है, नकारात्मक दूर होती है और सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। एकाग्रता बढ़ती है और जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई नई वीडियोस पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।